हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं PYQ ऑफ मई 2024। ये सबसे ज़्यादा रिसेंट है। आपका मई टर्म था 2024। आपके जुलाई कुछ में पेपर हुआ होगा, 7 जुलाई के आसपास आपका पेपर था। इस सीरीज़ को कैसे फॉलो करना है, जो हम 3 PYQs कर रहे हैं उसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो इसमें आपको मुझे पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है, और अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरा सॉल्यूशन से मैच करना है। इस बार जो पेपर हुआ था वो आउट ऑफ 40 आया था। तो इस आउट ऑफ 40 को बाद में आउट ऑफ 100 कर देते हैं। ऑल्दो IITM तो 100 में से मार्क्स देगा, पर आपको अगर जल्दी चेक करना है, अगर सपोज आपने 30 स्कोर करा आउट ऑफ 40, आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, आपका स्कोर हो जाएगा 75 और टोटल हो जाएगा 100। अगर आप 30 स्कोर करते हैं आउट ऑफ 40, आपका स्कोर होगा 75/100। और कुछ दिन रुक जाओगे तो IITM भी कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये 40 को स्केल डाउन किया जाता है 100 पे से, और 100 पे से ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है पहले तो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। Suppose A is a set of even positive integer less than or equal to 20। एक सेट है even positive integer का less than equal to 20। पॉजिटिव बोला है, नहीं तो 0 भी आ जाता, पर पॉजिटिव बोला है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और इक्वल टू भी बोला है तो इक्वल टू भी 20। ये ऑब्वियसली मैंने क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, फिर से हम यहाँ कर रहे हैं। और B क्या बोला है, B इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 मतलब 1 से 20। बट यहाँ इन्होंने कंडीशन डाल दी विच आर डिविजिबल बाय 6। 6 से क्या क्या डिवाइड हो सकते हैं, 6 से 6 डिवाइड हो सकता है, 6 से 12 डिवाइड हो सकता है, और 6 से 18 डिवाइड हो सकता है। इसके अंदर 3 एलिमेंट आ गए। अब इन्होंने हमें 2 रिलेशन दिए हैं। पहला है R1, ठीक है। R1 क्या बोला है इन्होंने, हमें ऑर्डर्ड पेयर लेना है A, B का, सच दैट A शुड बिलोंग टू दिस वाला सेट और B शुड बिलोंग टू दिस वाला सेट, ठीक है। और क्या कंडीशन डाल दी है उस पर, जो A होना चाहिए वो इज अ फैक्टर ऑफ B होना चाहिए, ठीक है। तो B के फैक्टर होना चाहिए। हमें 1 by 1 ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज मैं B को इक्वल टू 6 फर्स्ट फिक्स करता हूँ, है ना। तो 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 6 का एक फैक्टर हो सकता है 2, एक फैक्टर हो सकता है 3। मैं सारे फैक्टर लिखता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। ये फैक्टर मैंने ऑब्वियसली क्लास में पढ़ा दिया और ये क्वेश्चन भी वहाँ सॉल्व कर दिया है, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो 6 के फैक्टर या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 भी 6 को डिवाइड करेगा और 6 भी 6 को डिवाइड करेगा। ये सारे फैक्टर्स पॉसिबल है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, 6 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, 2, 3, 3, 1, और 1 से तो जाएगा ही, और 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है, ये मैंने फैक्टर में आपको बताया है। 6 1 6 भी हो सकता है, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स है। अब हम इसका लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। R1 के जब B इक्वल टू 6 है, सॉरी, व्हेन B इक्वल टू 6, तो हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं, A, B, ठीक है। तो A पहले लिखाएगा, तो A मतलब जो वैल्यू इसमें आ रही हो, A बिलोंग्स टू A। क्या 2 इसमें आ रहा है, आ रहा है, 2, 6 ऑर्डर पेयर हम ले सकते हैं। 3 क्या इसमें आ रहा है, A आना चाहिए A वाले सेट में, पर यहाँ 3 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम 3, 6 नहीं लिख सकते। यहाँ 1 आ रहा है, इसमें A में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए हम 1, 6 नहीं लिख सकते। अगर A में 1 आता तो हम 1, 6 भी लिखते, बट A में नहीं आ रहा है। अब क्या है, 6 इसमें आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है, हम लिख सकते हैं 6, 6। हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर मिले, 2, 6 और 6, 6। अब दूसरा बनाते हैं हम कंडीशन, जब B 12 हो, ठीक है। तो 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 12 को 2 डिवाइड कर सकता है, 12 को 3 डिवाइड कर सकता है, 12 को 4 डिवाइड कर सकता है, 12 को 6 डिवाइड कर सकता है, 12 को 1 और 12 भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। A, B लिखेंगे, पहले A लिखेंगे फिर B लिखेंगे। 2 ऑब्वियसली प्रेजेंट है हमारे A सेट में, इसलिए 2, 12 आएगा, ठीक है। 3 प्रेजेंट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, अगर यहाँ 3 प्रेजेंट होता तो आता, ठीक है। 3, 12 नहीं आएगा। 4 यहाँ भी है, 4 A में भी है, तो 4, 12 भी आएगा। 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, 6, 12 भी आएगा।
1 यहाँ है पर 1 यहाँ नहीं है, तो 1,12 नहीं आएगा। 12 यहाँ है और 12 यहाँ भी है, सो 12,12 भी आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला क्या कंडीशन है, b = 18। सो b जब 18 के बराबर होता है, सो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। सो 18 को 2 डिवाइड कर सकता है, 18 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 4 नहीं कर सकता, 5 भी नहीं, 6 कर सकता है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 भी कर सकता है, और 9 के बाद 18 करेगा, और 18 के अलावा 1 भी कर सकता है। सो 18 के साथ क्या क्या पेयर हो सकते हैं। सो हमें a, b लिखना है, तो पहले a वाला है ना, तो 2 ऊपर सेट में बिलोंग करता है, तो 2, 18। 3 नहीं करता क्योंकि इवन पॉजिटिव नंबर है उसमें, सो 3 वाला नहीं आएगा। 6 वाला आएगा, ठीक है। 9 वाला अगेन नहीं आएगा। 18, 18 ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। सो 3 रिलेशन हमें यहाँ से मिले, 3 ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें यहाँ से मिले, और 1, 2, 3, 4 ऑर्डर पेयर हमें यहाँ से मिले। सो R1 रिलेशन अब हम पूरा लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या पेयर है, अगर आप 18 वाले पेयर देखो तो वो है 2, 18, 6, 18 और 18, 18। ठीक है, अगर 12 वाले देखो तो एक तो है 12, 12, और मैं बाकी 3 देख लेता हूँ। सो एक है 2, 12, एक है 4, 12 और एक है 6, 12। ठीक है, और b = 6 क्या है, 2, 6 और 6, 6। ठीक है, तो इसमें बस मैच कर लेना कि कोई डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो इसने सबसे पहले क्या पूछा था, व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ R1। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो ऑब्वियसली आंसर इज 9। सो हमने कार्डिनैलिटी ऑफ R1 बता दी। और इससे पहले पूछा था कार्डिनैलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। सो सबसे पहले हम R2 निकालते हैं। सो R2 में क्या पूछा है कि इसने पूछा है हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए a, b सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। ठीक है, और जो a + b है, जब उसका रिमाइंडर वाला फंक्शन निकालते हैं, मॉड मतलब मॉड्यूलो है ना, ये मैंने वीक 1 में पढ़ाया है। तो जब उसका मॉड्यूलो फंक्शन निकालते हैं जिसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a + b मल्टीपल होना चाहिए 10 का, जब भी तो रिमाइंडर 0 आएगा। सो इसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो हम थोड़ा सा बाजू में जाते हैं। ठीक है, सो b को थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं। सो b को अगर मैं 6 फिक्स कर सकता हूँ, सो a क्या क्या वैल्यू ले सकता है इसके साथ, क्योंकि हमें चाहिए a + b। सो अगर मैं b को 6 फिक्स करता हूँ तो a सारी वैल्यू ले सकता है। a 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, a 6 हो सकता है, a 8 हो सकता है, a 10 हो सकता है, टिल a 20 हो सकता है ना। 13, 16, 18, 20 एक बार लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, सो b के साथ ये सारी वैल्यूज a की आ सकती है। ठीक है, सो अब हमें ऐसा पेयर देखना है जहां 6 + a + b ऐसा है कि जब आप a + b को डिवाइड करो 10 से, तो उसका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है, या तो ये ऊपर वाला 10 हो रहा होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 0 हो रहा होगा, या तो 20 हो रहा होगा। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 का रिमाइंडर 0 हो रहा होगा। ठीक है, 30 हो रहा होगा, या 50 हो रहा होगा, 100 हो रहा होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 हो रहा होगा। देखो अब ये इसको करके देखो, 6 + 2 8, 8 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या है, 0 बचता है, नहीं। 6 + 4 10, हाँ 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यह है रिमाइंडर। ठीक है, नहीं तो 10/10 तो 1 होगा, ऐसा बोल देते तुम। ठीक है, रिमाइंडर कर रहे हैं हम, यहाँ मॉड्यूलर चेक कर रहे हैं। 6 + 6 12। सो 12 का मॉड्यूलर आप जब 10 से निकालोगे तो उसका भी रिमाइंडर 2 बचेगा, ना कि 0। ठीक है, ऐसे ही 8 के साथ 6, 8, 14। सो इसका भी नहीं होगा। 6 और 10 16, इसका भी नहीं होगा। 6 और 12 18/10 नहीं होगा। 6 और 4 ये हो गया 20। सो 20 का जब मॉड्यूलर निकालोगे 10 के साथ, सो रिमाइंडर 0 आएगा। सो एक केस ये पॉसिबल है, एक केस ये पॉसिबल है। 16 और 6 ये हो जाएगा 22। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। 16 और 18 24। सो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। और 20 + 6 26, तो ये वाला भी नहीं होगा। सो हमें 2 केसेस क्या क्या मिले यहाँ से। सो हमें a, b लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं a की वैल्यू लिखूंगा, तो ये वाला था a 4 और b हमने 6 फिक्स करा है।
और दूसरा केस क्या मिला, ए पहले है हमारा 14, ठीक है, ए है 14 और जो बी की वैल्यू मिली वो है 6। सो ये दोनों केसेस हमें b इक्वल टू 6 पर मिले, ठीक है। अब b इक्वल टू 12 पे चले जाते हैं और फिर b इक्वल टू 18 पे आते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा यही कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े। सो b इक्वल टू 12 के साथ सोचो अब क्या 12 के साथ 2 लेगा, 12 और प्लस 2 14, 14 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा, ठीक है। 12 प्लस 4 16, तो 16 भी नहीं। 12 प्लस 6 18, 18 भी नहीं। 12 प्लस 8, अब देखो अगर 12 और 8 का कॉम्बिनेशन लेते हो, सो अगर a 8 होता है, 8 प्लस 12 20 और 20 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा। सो एक केस तो ये वाला हो गया है ना, जब a 8 हो। 12 और 10 22 तो नहीं, 12 12 24 नहीं, 12 14 26 नहीं, 12 16 28 नहीं, 12 और 18, हाँ अब ये वाला आ गया। देखो अगर a 18 के बराबर है तो 12 और 18 क्या हो जाएगा 30, और 30 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो वो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 देगा, ठीक है। और 20 प्लस 12 20 32 हो जाएगा, तो वो भी नहीं। सो हमें यहाँ से भी दो पेयर मिले। जब a कॉमा b लिखना है तो पहले a लिखेंगे फिर b लिखेंगे। सो 8 कॉमा 12 और ये हो जाएगा 18 कॉमा 12, ठीक है। सो यहाँ से दो हमें इसके भी मिले। अब b इक्वल टू 18 पे आ जाओ। अब b इक्वल टू 18 के साथ आप सोचो। सो 18 प्लस 2 20, हाँ। सो a इक्वल टू 2 अब हम रख सकते हैं। अब तो वेटरन हो गए, अब तो समझ आएगा होगा, ठीक है। 18 प्लस 4 22, 22 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचता है क्या, नहीं। सो फिर 6 तो ये हो जाएगा 24, तो ये भी नहीं। 18 प्लस 8 26, ये भी नहीं। 18 प्लस 10 28, ये भी नहीं। 18 और 12 वाला हो जाएगा, ठीक है। सो a इक्वल टू जब 12 लोगे, सो 18 प्लस 12 वुड बी 30। सो 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 ही बचेगा। 18 प्लस 14 32 नहीं, 18 प्लस 16 34 नहीं, 18 प्लस 18 36 नहीं, और 18 प्लस 20 38 भी नहीं। सो यहाँ से भी हमें दो ही वैल्यूज मिल रही है, दैट इज a कॉमा b लिखना है। सो 2 कॉमा 18 और 12 कॉमा 18, ठीक है। हाँ, यहाँ 12 कॉमा 18 है, यहाँ 18 कॉमा 12 है। सो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। ये मैं लेक्चर में बता चुका हूँ। सो R2 क्या होगा, R2 4 के साथ 6, 14 के साथ 6, ये हो गए 6 वाले। अब आ जाओ हमारे 12 वालों पे। सो 8 कॉमा 12 और 18 कॉमा 12, 2 कॉमा 18, अब 18 वाले पे आ जाओ, और 12 कॉमा 18, ठीक है। सो ये हमें पेयर्स मिल गए हैं, 6 पेयर्स मिले हैं, ठीक है। और R1 कितना था वो देख लो। सो R1 था हमारा 2 कॉमा 18, 6 कॉमा 18, 18 कॉमा 18। सो 2 कॉमा 18, 6 कॉमा 18 और 18 कॉमा 18, ठीक है। ये 3 हो गए। 12 कॉमा 12, 2 कॉमा 12, 4 कॉमा 12, कॉमा 12, 4 कॉमा 12 और 12 कॉमा 12, ठीक है। और क्या है, 6 कॉमा 12, 2 कॉमा 6 और 6 कॉमा 6, ठीक है। सो यहाँ से हमें R1 और R2 मिल गए। अब R1 और R2 में आप मैच करो कि ये इसने पूछा है क्या कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक कार्डिनैलिटी। तो पहले आपको R1 इंटरसेक्शन R2 निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, दोनों में से कॉमन एलिमेंट क्या है, ठीक है। सो R1 इंटरसेक्शन R2 कर लो। अब यहाँ से R1 इंटरसेक्शन R2, इसके साइड में क्या क्या ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। सो 4 कॉमा 6, एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ से क्या मैच हो रहा है, 12 कॉमा 18, यहाँ 12 कॉमा 18 नहीं है, 2 कॉमा 18। सो एक मुझे मैच होते दिख रहा है 2 कॉमा 18, और यहाँ भी एक मैच होते दिख रहा है 2 कॉमा 18। इसके बाद में 4 कॉमा 6 यहाँ नहीं है, 14 कॉमा 6 भी यहाँ नहीं है, 8 कॉमा 12 भी यहाँ नहीं है, 18 कॉमा 12
18,12 भी यहाँ नहीं है और 12,18 भी यहाँ नहीं है. सो एक ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, दैट इज 2,18. ठीक है. सो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? कार्डिनैलिटी 1. हाँ, ये पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है, 18 अलग और 2 अलग नहीं, ये पूरा एलिमेंट है. ठीक है. तो कार्डिनैलिटी क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट. सो वो हो जाएगी 1. ठीक है. सो कार्डिनैलिटी हो गई इसकी 1, जो कि सही है. और क्या पूछा है इसने? सो अब हमें बताना है R1 ट्रांजिटिव है कि नहीं. ठीक है. R1 ट्रांजिटिव है कि नहीं और R2 ट्रांजिटिव है कि नहीं. सो R1 में आओ. सो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया है? A रिलेटेड टू B, सॉरी बिलोंग्स टू लिख दिया थोड़ा सा. अगर A रिलेट कर रहा है B को, B रिलेट कर रहा है C को, सो A शुड बी रिलेटेड टू C. दैट इज अगर x, y प्रेजेंट है, y, z प्रेजेंट है, सो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो x, z प्रेजेंट होना ही होना चाहिए. ठीक है. ओनली इफ अगर ये दो कंडीशन प्रेजेंट है, अगर ये कंडीशन में से एक भी प्रेजेंट नहीं है तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा. तो पहले R1 देखते हैं. तो 2,18. सो यहाँ है A, B. अब आप ढूंढो B, C. तो 18, समथिंग ढूंढो. सो 18,18 ये मैंने आपको बताया था, ये वाला तो अपने आप बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होता है क्योंकि सिमेट्रिक है. ठीक है. 12,12 भी अपने आप ट्रांजिटिव होगा और 6,6 भी अपने आप ट्रांजिटिव होगा. तो इन तीनों की तो टेंशन लेना ही नहीं है. सो आपको ढूंढना है 18 वाला. सो 2,18 है. अब आपको B, C ढूंढना है. सो आपको ये 18 सेम करना पड़ेगा. सो 18 और कहीं सेम है क्या? नहीं है. सो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है. 6,18. सो A रिलेटेड टू B. ठीक है. A, B है तो आपको ढूंढना है B, C. सो आपको 18, समथिंग ढूंढना है, बट 18, समथिंग मुझे यहाँ नहीं दिख रहा. तो ये भी बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव. ठीक है. 2,12. सो A रिलेटेड टू B, A, B. सो अब आपको B, C ढूंढना है. सो 12 के साथ कोई दिख रहा है क्या? ये 6,12 है या 16,12 है? मैं चेक कर लेता हूँ. सो ये है 6,12. ठीक है. सो 12,6 नहीं है भाई, 6,12 है. ठीक है. सो कंफ्यूज नहीं होना है. यह है 6,12 ना कि 12,6. तो 12, रिलेटेड मुझे फिर से कुछ नहीं दिख रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव. 4,12. सो A रिलेटेड टू B. 12 का अगेन हमने देखा कुछ नहीं था, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया. 6,12. सो 12 का फिर कुछ नहीं है, सो ये भी हो गया ट्रांजिटिव. 2,6. सो 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ, देखो 2,6 ये वाला जो है, इससे 2,6. सो यहाँ A रिलेटेड टू B. सो B रिलेटेड टू C ढूंढना है हमें. सो 6, समथिंग ढूंढना पड़ेगा. तो 6,18 भी है. ठीक है. तो 6,18 भी प्रेजेंट है और 6,12 भी प्रेजेंट है. सो ये दोनों केसेस के लिए हमें चेक करना पड़ेगा. सो अगर फर्स्ट वाला केस लेते हैं तो A शुड बी रिलेटेड टू C. सो क्या एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए हमारे पास? 2,18 का हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होना ही होना चाहिए. और अगर इस वाले के साथ लेते हैं तो क्या होना चाहिए? 2,12 होना ही होना चाहिए. ठीक है. सो देख लो, अगर है तो सही है, ट्रांजिटिव है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है. सो 2,18 तो आता है. सो 2,18 है और 2,12 भी है. सो ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये सारे के सारे ट्रांजिटिव है. सो R1 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. सो R1 ट्रांजिटिव है. अब R2 चेक कर लेते हैं. ठीक है. सो 4,6. सो A रिलेटेड टू B. 6, कहीं दिख रहा है क्या? 6, कुछ नहीं दिख रहा, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो गया. 14,6. सो फिर से 6 से यहाँ कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं. सो B रिलेटेड टू C वाली कंडीशन है ही नहीं, सो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो गए. अब यहाँ देखो 8 इज रिलेटेड टू 12. ठीक है. A रिलेटेड टू B हो गया 8 और 12. सो A इज रिलेटेड टू B. अब B रिलेटेड टू C ढूंढना है. सो 12, समथिंग ढूंढना है. सो मुझे ये दिख रहा है 12,18. सो अब क्या होना चाहिए? A और C का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए. सो 8,18 प्रेजेंट होना चाहिए. सो ये देख लो प्रेजेंट है कि नहीं. सो 8,18 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. सो ये 8,18 इसमें प्रेजेंट नहीं है. सो ये एक ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है. सो R1 तो ट्रांजिटिव है बट R2 ट्रांजिटिव नहीं है. सो एकदम
R2 ट्रांजिटिव है इसने बोला है, बट R2 तो ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। R2 का सिमेट्रिक चेक करना है और 2,18 एलिमेंट इन R2। तो R2 में पहले तो ये देख लो कि 2,18 है कि नहीं, ठीक है। सो R2 में 2,18 एग्जिस्ट करता है, तो यही कॉमन एलिमेंट था। सो 2,18 तो है R2 में, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। अब R2 इज नॉट सिमेट्रिक, सो सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। सो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया है, अगर A रिलेटेड टू B है, ठीक है, A और B प्रेजेंट है, तो B कॉमा A भी प्रेजेंट होना चाहिए उसी हमारे R2 रिलेशन में, है ना, उसी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए B कॉमा A। अगर A कॉमा B है तो B कॉमा A होना चाहिए। जैसे 4,6 है तो 6,4 भी प्रेजेंट होना चाहिए। 4,6 तो है इसके अंदर, बट R2 में मुझे 6,4 कहीं नहीं दिख रहा। सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, पहले में ही पता चल गया, ठीक है। अगर A कॉमा B है तो B कॉमा A होना ही होना चाहिए। और अच्छे से मैंने ये क्वेश्चन ऑब्वियसली लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ क्विकली कर रहा है, ठीक है। तो R2 इज नॉट सिमेट्रिक, जो कि एकदम सही बात है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इन्होंने बोला है सपोज दैट P1 एंड P2 आर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो एक P1 पॉइंट है, एक P2 पॉइंट है, लोकेटेड एट दिस। सो P1 के कोऑर्डिनेट दिया है दैट इज 3,-2 और P2 का भी दिया है दैट इज -1,5, ठीक है। सो इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ये बोला है कि इनसे लाइन पास करती है L1 और L2। तो सपोज L1 ये है और L2 ये है, ठीक है, दो लाइन इनसे पास कर रही है। इफ द x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L1, सो L1 का x इंटरसेप्ट जो है वो है 1, ठीक है। सो इंटरसेप्ट 1 है, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म आपको लगाना है। ये मैंने ऑब्वियसली लेक्चर में भी कराया है, फिर से कर लेते हैं। सो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। सो ये वाला होता है हमारा इंटरसेप्ट वाला फॉर्म, ठीक है। सो हमारे पास इंटरसेप्ट प्रेजेंट है, इसलिए हम इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लगा रहे हैं। सो x बाय 1, सो x इंटरसेप्ट क्योंकि पता था इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको लाइन L1 पर एक पॉइंट पता है कि ठीक है, लाइन L1 3,-2 से जाती है। सो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो ऑब्वियसली इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आप इस पॉइंट को बस इस इक्वेशन में पुट कर दो ताकि आपको b की वैल्यू मिल जाए। सो 3,-2 लाइन L1 पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने बहुत डीप में समझाया है लेक्चर में। सो x की जगह 3 रखा, y की जगह -2 रखा, अपॉन b इक्वल टू 1। सो 3 - 1 इक्वल टू 2 बाय b, है ना। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। सो b जो हो जाएगा, यह इधर बचेगा 2, इधर भी बचेगा 2, सो 2 बाय 2। सो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। अब लाइन 1 की इक्वेशन अच्छे से लिख लो। सो लाइन 1 की इक्वेशन क्या हो गई, x बाय 1 प्लस y बाय 1 इक्वल टू 1। सो ये हो गई x प्लस y इक्वल टू 1। सो हमें इक्वेशन मिल गई x प्लस y इक्वल टू 1, ठीक है। तो लाइन L1 की इक्वेशन मिल गई। अब ये क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2 इज π/2, ठीक है। तो जो लाइन L1 है और लाइन L2 है उनके बीच का एंगल π/2 है। सो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये L1 है सो ये L2 है। सो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन थी, जो फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप है दैट इज m1 और जो सेकंड वाली लाइन का स्लोप है m2, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। और ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से मुझे मिल जाएगी स्लोप। मेरे पास ऑलरेडी एक पॉइंट है लाइन L2 पे, तो मैं फिर लगा सकता हूँ स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म या कुछ भी बोल लो, ठीक है। इसको लिख लो इक्वल टू y इक्वल टू -x प्लस 1। सो अब इसको y इक्वल टू m x प्लस c से मैच कर लो। सो m हो जाएगा -1, ठीक है। सो फर्स्ट वाली लाइन का जो स्लोप है वो है -1, सेकेंड वाले की हमें ढूंढना है इक्वल टू -1। सो m2 हो जाएगा -1 बाय -1 दैट इज +1। सो मुझे सेकेंड जो लाइन है उसकी स्लोप मिल गई, उसकी स्लोप है इक्वल टू 1। सो मुझे लाइन 2 की स्लोप मिल गई, मुझे लाइन 2 पे एक पॉइंट पता है, तो अब मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकता हूँ, ठीक है। सो y माइनस y1, तो उसका पॉइंट क्या है -1,5, ठीक है। सो -1,5। सो अब स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो। सो y माइनस y1 की जगह मैं रख रहा हूँ 5 इक्वल टू m, हमने m ऊपर कैलकुलेट करा, इंटू x माइनस x1 से माइनस माइनस +1। सो y माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 1। सो y इक्वल टू x और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस,
तो ये हो गया x प्लस 6। तो मुझे लाइन 2 की भी इक्वेशन मिल गई। सो मेरे पास लाइन 1 की इक्वेशन है, मेरे पास लाइन 2 की इक्वेशन है। या तो आप इन दोनों को सॉल्व करके कर लो, ठीक है, या तो दोनों में ये जो भी पॉइंट है, इन्होंने क्या बोला है, देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। सो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट बताना है हमें, है ना, x, y। सो ये अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा होगा। सो ये दोनों की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो क्या कर सकते हो, या तो लाइन L1 और L2 को सॉल्व कर लो, या तो ऑप्शन पुट कर दो दोनों में। तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है। तो वो जो भी पॉइंट इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ना कि सिर्फ एक को। सो मैं सिर्फ ये वाला रख के दिखा देता हूँ, आप बाकी सारे प्लीज रख लेना, थोड़ा सा टाइम कम है। सो -5/2 और 7/2, ठीक है। सो ये सही ऑप्शन है, तो दोनों को ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, तो y इक्वल टू -x प्लस 1 था हमारी ऊपर वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन, ठीक है। सो -5/2 और 7/2 रखो। सो 7/2 इक्वल टू -5/2 प्लस 1, ठीक है। सो और ये वाली इसमें भी रखो। सो y इक्वल टू x प्लस 6, तो 7/2 इक्वल टू -5/2 प्लस 6। सो अब इसको जस्ट सॉल्व कर लो। सो जब आप इसको इधर ले जाओगे, सो -x प्लस 1, सो y इक्वल टू -x प्लस 1, हाँ सही तो है। सो ये हो गया 7/2 इक्वल टू अब ये -5/2, 7/2 दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। सो ये गया 7/2 इक्वल टू, एक माइनस यहाँ है और x की वैल्यू है -5/2, है ना, गलती नहीं करना, प्लस 1। सो 7/2 इक्वल टू 5/2 प्लस 1। सो LCM ले लोगे इस साइड, तो 5 ये हो जाएगा 5 प्लस 2/2, दैट इज 7/2। सो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, 7/2 इक्वल टू 7/2। और इसमें पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, 7/2 इक्वल टू -5/2 प्लस 6। सो ये जाएगा 7/2 इक्वल टू 6 to the 12, सो 12 -5/2। सो ये भी अगेन आ जाएगा 7/2। सो ये करेक्ट ऑप्शन था, इसलिए दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करा। ये जो बाकी ऑप्शन होंगे या तो एक में सेटिस्फाई कर रहे होंगे या एक में भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। और अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। द x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L1 इज 1। सो ऊपर भी x इंटरसेप्ट 1 था, सो इक्वेशन तो वही रहेगी, ठीक है। y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L2 इज -1। सो शायद L2 की इक्वेशन चेंज हो सकती है क्योंकि हमें उसका y इंटरसेप्ट पहले से नहीं पता था। सो हम सेकेंड बार थोड़ा सा यहाँ जाते हैं और लाइन L2 की इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। सो y इंटरसेप्ट मुझे दिया है, सो x/a प्लस y/b की जगह क्या रखूंगा, y इंटरसेप्ट रखूंगा। y इंटरसेप्ट कितना दिया है, -1 इक्वल टू 1। और जो लाइन L2 है उस पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, -1,5, यही था ना, ऊपर देख लेता हूँ एक बार। सो हाँ, -1,5 इस पे लाई कर रहा है। सो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा। सो -1/a प्लस इसके -1 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा -1 इक्वल टू, और y की जगह क्या रखना है आपको, 5 रखना है। सो y की जगह मैं रख लेता हूँ 5। सो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/a इक्वल टू 6। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -1/6, ठीक है। सो अब इसको लाइन 2 में पुट कर दो ताकि अच्छी सी दिख जाए लाइन। सो ये है x अपॉन -1/6 माइनस y इक्वल टू 1। सो 6 ऊपर चले जाएगा, सो ये जाएगा -6x माइनस y इक्वल टू 1। सो आप इसको इधर ला लो, रीअरेंज कर लो, y इक्वल टू -6x और -1, ठीक है। सो इधर लाओगे तो ये हो जाएगा। सो अब हमें लाइन L2 की ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। सो लाइन L2 की ये इक्वेशन है। लाइन L1 की वही सेम इक्वेशन रहेगी। सो L1 की इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, फाइंड tan थीटा। सो जब कुछ नहीं मेंशन करे तो आपको एक्यूट वाला ढूंढना है। एक्यूट मतलब पॉजिटिव वाला आंसर मार्क करना है, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूज पूछता तो नेगेटिव वाला मार्क करते।
तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला देख लो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो इसका स्लोप क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। सो इसका m हो जाएगा -6, ठीक है, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -x प्लस 1। सो इसका स्लोप हो जाएगा -1, ठीक है। सो -1 माइनस ऑफ -6 अपॉन 1 इन प्लस -1 इंटू -6, ठीक है। सो मॉड है ऑब्वियसली, बाहर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो माइनस माइनस प्लस और +6 -1, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया माइनस माइनस पे हो जाएगा प्लस। सो ये जाएगा 6 + 1 7। सो आपको अगर कुछ नहीं पूछे तो आपको एक्यूट आंसर देना है, सो आपको +5/7 वाला आंसर देना है। ऑब्ट्यूस -5 वाला 7 वाला कब देते हैं, जब ऑब्ट्यूस एंगल पूछता है, एक दो लाइन के बीच में अगर ऐसी दो लाइन कट कर रही है, सो इनके बीच में एक छोटा वाला एंगल होगा और एक बड़ा वाला एंगल होगा। तो बड़ा पूछेगा तब माइनस रिपोर्ट करना है, और ऐसा कुछ नहीं पूछा तो एक्यूट ही रिपोर्ट करना है। तो आंसर 5/7 ही होगा, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन पर जाते हैं। सो ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। सो अ कंपनी ओपन रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट। सो टोटल 450 डेटा एनालिस्ट है। तो मैंने इसको वेन डायग्राम से करना सिखाया था आपको। सो थोड़ा सा क्विकली करेंगे यहाँ। सो ठीक है। सो टोटल 500 पोस्ट है फॉर डेटा एनालिस्ट, ठीक है। 285 आर प्रोफिशिएंट इन पाइथन। सो पाइथन जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें 285 एफिशिएंट है, ठीक है। 195 आर प्रोफिशिएंट इन सी। सो जो सी लैंग्वेज है उसमें 195 प्रोफिशिएंट है, और जो रिमेनिंग लैंग्वेज है दैट इज 115 आर प्रोफिशिएंट इन जावा। सो जावा में बाकी रिमेनिंग 115 लोग प्रोफिशिएंट है, ठीक है। और 45 कैंडिडेट आर प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा। सो पाइथन और जावा दोनों में जो कॉमन है वो 45 लोग ऐसे हैं जिनको पाइथन भी आती है और जावा भी आती है। एंड सिमिलरली 70 कैंडिडेट आर प्रोफिशिएंट इन सी एंड पाइथन। सो सी जिसको सी भी आती है और पाइथन भी आती है, ऐसे 70 कैंडिडेट्स है। तो सी इंटरसेक्शन पाइथन ऐसे 70 कैंडिडेट्स है, ठीक है। और 50 कैंडिडेट को आती है सी और जावा। तो जिसको सी भी आती है और जावा भी आती है, ऐसे है 50 कैंडिडेट, ठीक है। और प्रोफिशिएंट एंड 50 कैंडिडेट डज नॉट नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और 50 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है। 50 पीपल ऐसे हैं मेरे जैसे जिनको कुछ भी नहीं आता, भाई मेरे को आती है पाइथन और जावा, ठीक है। सो 50 पीपल है ऐसे जिनको कुछ नहीं आता। सो ये बाकी बच्चे वाले हैं। सो ये टोटल होगा हमारा 450, ठीक है। ऐसे 50 लोग हैं जिनको 500 में से कुछ नहीं आता। सो बाकी जो हमारे रिमेनिंग डब्बे बचे जिनको या तो पाइथन प्रोग्रामिंग आती हो या सी आती हो या जावा आती हो, ऐसे टोटल 450 लोग हैं, ठीक है। सो मैंने बताया था आपको, इसको ABCD कुछ बोल दो। सो ABCD EF G, ठीक है। सो हमारे टोटल कितने लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ आता है, तो वो है A + B + C + D + E + F + G। सो ऐसे 450 लोग हैं जिनको इसमें से कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता होगा। हाँ, ये मैंने वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया है और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ थोड़ा क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ। सो हमसे अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं और उस अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। सो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर प्रोफिशिएंट एग्जैक्टली इन वन ऑफ द 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो वन ऑफ द एग्जैक्टली पूछा है वन ऑफ द 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। तो या तो सिर्फ जावा आना चाहिए, या सिर्फ पाइथन आना चाहिए, या सिर्फ सी आना चाहिए। सो ये सिर्फ या तो जावा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 आ रही हो, पाइथन जावा 2 आ रही हो, ऐसा नहीं। या तो सिर्फ जावा है, या सिर्फ सी आए, या सिर्फ पाइथन आए, है ना। तो ऐसे वाले हमें चाहिए। सो क्या क्या आएगा, एक आएगा A। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है A + D + G। तो हमें बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करना है। अब देखो, पाइथन इंटरसेक्शन जावा का मतलब क्या है, इन दोनों के कॉमन। सो पाइथन ये है और जावा ये है, दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है C और F, ठीक है। तो C + F हो जा रहा है 45।
सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग में मुझे कॉमन दिख रहा है बी और सी, सो यहाँ है बी प्लस सी। हाँ, बहुत डिटेल में लेक्चर में करा चुका हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। तो सी और जावा में क्या कॉमन दिख रहा है, ई और सी, ठीक है। तो सी प्लस ई इक्वल टू कितने कॉमन है, 50। अब देखो ये जो सी है ये पाइथन इसको, ये ऐसा इंसान है जिसको पाइथन भी आती है, सी भी आती है और जावा भी आती है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑब्वियसली 3 वाला यूनियन का। सो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए, सो ऐसा समझ लो ये पाइथन वाले, प्लस एन ऑफ बी, सो ये समझ लो जावा वाले, और ये समझ लो सी प्रोग्रामिंग वाले, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो टोटल कितने लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ आता है, यूनियन मतलब टोटल, ठीक है। तो ऐसा 450 लोग हैं। पाइथन कितने का आती है, 290 लोगों को आती है, सॉरी 285 लोगों को आती है, ठीक है। सो 285 लोगों को पाइथन आती है, प्लस सी प्रोग्रामिंग आती है 195 को, और जावा आती है 115 को, ठीक है। और पाइथन और कुछ मिला के जो दो लैंग्वेज जो आती है वो एक में हो रही है हमारी -45 आएगा यहाँ, दूसरी जिसमें मिला के हो रही है वो है -70, और तीसरे वाले में -50। तो ये वो लोग हैं जिनको दो लैंग्वेज आती है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको तीनों लैंग्वेज आती है, पर ये हमें पता नहीं है, तो हम यहीं से ये फाइंड करने वाले हैं। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ये सी ही है। ये वही इंसान है जिसको तीनों लैंग्वेज आती हो, उसी को न्यूमेरिकली ऐसा लिखते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो हमारे सी की आंसर में वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कर लो। सो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। सो दिस कम्स आउट टू बी 430 प्लस सी। सो आपको यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 20, ठीक है। सो सी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 20। सो अब यहाँ से आप एफ डी और बी प्लस सी है, सो यहाँ सी की वैल्यू रखते जाओ, 20 प्लस एफ इक्वल टू 45। सो एफ की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी, 45 माइनस 20 दैट इज़ 25। यहाँ 20 रखोगे तो बी प्लस 20 इक्वल टू 70। सो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी 50, ठीक है। और c प्लस ई की वैल्यू क्या रखेंगे, 20 प्लस ई, सो दैट इज इक्वल टू 50। सो ई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 30, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है ये वहाँ लेक्चर पे, तो लेक्चर ज़रूर देखना, वेन डायग्राम यूज़ करना सिखाया। ये था 195, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी। सो अब हमें क्या क्या की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, a प्लस डी प्लस जी तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो ये तो निकालना ही है, ठीक है। तो हमें चाहिए b, डी तो ऑब्वियसली अवेलेबल है तो d नहीं चाहिए, ठीक है। b चाहिए, e चाहिए, f चाहिए और g चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, b प्लस e प्लस f प्लस g। और वही चीज़ देखोगे तो हमने सारी की सारी कैलकुलेट कर ली है। क्या b की क्या वैल्यू है भैया, 50 कैलकुलेट कर लिए। e की क्या वैल्यू है, e की वैल्यू है 30, ये भी कैलकुलेट कर लिए। f की क्या वैल्यू है, f की वैल्यू है 25, ठीक है। और g की वैल्यू बच गई क्या, रुक जाओ। सो c इंटरसेक्शन जो जावा था, सो इसका था c प्लस ई, ठीक है। अच्छा g तो ऑलरेडी हमारे पास इसके अंदर है रिक्वायर्ड आंसर में, तो हमें एक और जो लग रहा है वो लग रहा है c, ठीक है। तो इस g की जगह c लिखो, ठीक है। और c की वैल्यू हमने नीचे कैलकुलेट करी, वो थी 20, ठीक है। सो अब इन दोनों को सबको प्लस करके 450 में से माइनस कर दो। सो मैं इसको रिक्वायर्ड आंसर को r लिख दे रहा हूँ, प्लस 50 प्लस 30 80 20 100 दे हो जाएगा 125 इक्वल टू 450। सो r इक्वल टू 325, ठीक है। सो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो है 325। सो 325 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ सिंगल लैंग्वेज आती है, या तो पाइथन या तो जावा या तो सी, ठीक है। हाँ, तो आंसर 325 ही है, तो आंसर सही है। अब यहाँ आता है राधिका हैज़ बीन ट्रैकिंग हर मंथली एक्सपेंसेस करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ आउटिंग्स। तो राधिका आउटिंग्स करती है और उस पर अमाउंट स्पेंड करती है, ठीक है। तो उसने एसएससी को यूज़ करके एक इक्वेशन बताई जो बेस्ट फिट ऑफ द लाइन है। सो y इक्वल टू 4x प्लस 15। सो एसएससी मैंने कैसा सॉल्व करने सिखाया था, जो एक्चुअली रियल वैल्यू है माइनस जो थियोरेटिकल वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना है और इसको मल्टीप्लाई सबको ऐड करना है, ठीक है, समेशन लगाना है। सो पहले इसका टेबल ही बना देता हूँ मैं एक। सो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा टेबल बनाते टाइम, सो इसमें टेबल नहीं बना सकते, ओके।
सो ऐसे ही बना लेते हैं सिंपल सा। सो ये जो अमाउंट स्पेंड है इसको y से डिनोट कर रहे हैं और x को आउटिंग को x से डिनोट कर रहे हैं ना, ऊपर लिखा है। सो y इज अमाउंट स्पेंड, तो उसने जो रियल अमाउंट स्पेंड करा, जो उसने एक्चुअल अमाउंट स्पेंड करा वो था 37, 44, 53, 50, 57 और 64। सो ये रियल अमाउंट है जो उसने स्पेंड करा था, और उसने आउटिंग कितनी करी थी 5, 7, 9, 8, 10 और 12। अब उसने एक थियोरिटिकल मेथड दैट इज y इक्वल टू 4x प्लस 15 से यही चीज को x की वैल्यू यहाँ पुट करो और ये थियोरिटिकल वैल्यू निकाली, ठीक है। तो x को आप 5 पुट करते हो तो कितना आएगा 4 इंटू 5 प्लस 15, 4 5 20 प्लस 15 35। सो देखो कितनी क्लोज है हमारी थियोरिटिकल रियल वैल्यू। रियल में उसने 37 रुपीज स्पेंड करे और थियोरिटिकली उसने 35 रुपीज स्पेंड करे, तो कितना माइन्यूट डिटेल है, समझ रहे हो। So 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 15 43 है ना। सो रियल वैल्यू में उसने 44 रुपीज स्पेंड करे, थियोरिटिकल 43, कितने क्लोज आंसर है, ठीक है। 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 15 51, 8 4 ज़ा 32, यहाँ 8 की वैल्यू रखी 32 प्लस 47, ठीक है। सो ये आ गया 47। 10 रखोगे तो क्या होगा 40 प्लस 10 55, so 40 plus 15 55, 12 4 ज़ा 48 plus 15 that is 63। सो अब बस एक्चुअल माइनस थियोरेटिकल। सो एक्चुअल कितने स्पेंड करे 37, थियोरेटिकल कितने स्पेंड करे 35, और ऐसे सारे केसेस को ऐड आपको करते जाना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। सो प्लस 44 माइनस 43 का स्क्वायर प्लस 53 माइनस 51 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 47 का स्क्वायर। हाँ ऑब्वियसली आपको ये सारे क्वेश्चन देखे देखे लग रहे होंगे क्योंकि हम लेक्चर में भी ये सॉल्व करते रहते हैं। 57 माइनस 55 का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 63 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर। 44 माइनस 43 सो ये जाएगा 1, सो ये जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 53 माइनस 51, ठीक है, ये 51 है, और 51 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 50 माइनस 47 तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 57 माइनस 52 ये अगेन 2 का स्क्वायर, और ये 64 माइनस 1 तो ये 1 का स्क्वायर। सो अब मैच कर लो। सो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22 और 1 23। सो आंसर आ रहा है 23। ये आप ऑब्वियसली आगे देख लेना। सो एक पॉलिनोमियल दिया है और इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 और +1 मस्ट बी सेम बोला है, ठीक है। सो दोनों ऑब्वियसली कर्व को पास कर रहे हैं, मतलब ये बात तो पक्की है कि दोनों ऑड है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम होगी। शायद एक की 5 हो जाए, एक की 7 हो जाए, एक की 1 हो जाए, एक की 9 हो जाए। सो कैन भी सेम बोल सकते थे, मस्ट भी सेम नहीं बोल सकते। शायद दोनों की सेम हो जाए, बट होना ही होना है ये गारंटेड नहीं है, ठीक है। सो ये गलत है। द px इज इंक्रीजिंग इंटरवल 2 to infinity। सो जो 2 से इन्फिनिटी का इंटरवल है इसमें px की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज करते जा रही है। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ा रहे हो x की, सो ये और ऊपर जाते जा रहा है। सो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। px टेंड्स टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो जब x इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, सो जो हमारा px है वो भी क्या इन्फिनिटी को जा रहा है। सो ऑब्वियसली सही बात है, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हो तो px ऊपर जाते जा रहा है, तो px भी इन्फिनिटी को जा रहा है। नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट इज 5। आ जाओ नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट देखते हैं। सो अगर आपने लेक्चर देखा है तो मैंने वहाँ क्रिटिकल पॉइंट समझाया था, है ना। तो मैंने बताया था ये देखो यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है और यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये है क्रिटिकल पॉइंट, है ना। क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग नहीं है। लेक्चर ज़रूर देखना, सब कुछ वहाँ करा रखा है, ये क्वेश्चन भी वहाँ करा रखा है, ठीक है। सो ये एक टर्निंग पॉइंट तो ये हो गया, पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है, एक टर्निंग पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ देखो ये डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, तो एक टर्निंग पॉइंट ये हो गया। अब ये इंक्रीज कर रहा है और फिर ये डिक्रीज कर रहा है, तो एक टर्निंग पॉइंट ये हो गया। अब ये देखो यहाँ डिक्रीज ही कर रहा है और यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ से इंक्रीज करने लगा, सो एक टर्निंग पॉइंट ये होगा। यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है ना कि टर्निंग पॉइंट। सो एक हो गया T1 एक टर्निंग पॉइंट, एक T2 एक T3 और एक
T4. सो देयर आर 4 टर्निंग पॉइंट. ठीक है. सो इन्होंने बोला था 5 टर्निंग पॉइंट है, जो कि गलत है, 4 ही टर्निंग पॉइंट है. ठीक है. अब ये वाले पे जाओ. सो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12. ठीक है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12. सो सबसे पहले नंबर ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लो. b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b स्क्वायर क्या है 16 माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है 12. सो 16 माइनस 48. ठीक है. सो ये नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब क्या होगा, देखो a पॉजिटिव है. ठीक है. a इज ग्रेटर देन 0. तो कैसा पैराबोला बन रहा होगा, अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा. हाँ, लेक्चर में समझा रखा है सब. सो अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा, बट वो कहीं भी टच नहीं कर रहा होगा. ठीक है. सो रुक जाओ, वो उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, तो वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा होगा. डी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट. तो या तो वो इधर लाई कर रहा होगा या तो वो इधर लाई कर रहा होगा. क्यों ऐसा, क्यों यहाँ टच इसलिए कर रहा है क्योंकि सी की वैल्यू 12 है. सी मतलब क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट मतलब जहाँ एक्स इक्वल टू 0. सो यहाँ 0,12 पे ये टच करके जा रहा होगा. ये सब बनाना सिखाया और ये क्वेश्चन भी करा रखा है लेक्चर में. ठीक है. तो 0,12 ऑब्वियसली ये लाई कर रहा होगा पॉइंट. ठीक है. सो या तो ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा होगा, कुछ दोनों में से होगा. सो हमसे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पूछा है, तो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी बाई 2 है और एफ ऑफ माइनस बी बाई 2 है. तो पहले माइनस बी बाई 2 से कोऑर्डिनेट निकालो और वही इसकी वैल्यू में सेटिस्फाई करा दो, तो आपको y की वैल्यू निकल जाएगी. सो माइनस बी बाई 2 क्या होगा, माइनस 4 अपॉन 2. a की वैल्यू है 1. सो x की वैल्यू आपको मिल गई -2 और -2 वैल्यू इसमें पुट कर दो. सो y इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 12. सो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -8 प्लस 12. 4 प्लस 12 16 और -8, सो ये हो जाएगा 8. सो आपका जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का है वो है -2,8, पर इसने दिया है -8,2. सो ये गलत है. गिवन इक्वेशन अटेन्स मिनिमा एट x इक्वल टू -2. तो देखो, अगर ऊपर वाला कर्व है तो इसका जो वर्टेक्स पॉइंट होगा यहाँ हमें मिनिमा मिल रहा होगा. ठीक है. कर्व ड्रॉ करना सिखाया या मिनिमा मैक्सिमा सिखाया है. सो ये जो लीस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि कर्व ऊपर जा रहा है तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहीं ले सकता है एट x इक्वल टू -2. तो इसका वर्टेक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है -2. सो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा एट -2, जो कि बिल्कुल सही है. द y इंटरसेप्ट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो c होता है वही y इंटरसेप्ट होता है. सो y इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला इज 12. तो एकदम सही है. द मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, जब मिनिमम वैल्यू वाला x आप रखोगे. सो आपने यहाँ कहाँ मिल रही थी मिनिमम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 पर, और कितनी मिल रही है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है. -2 रख रहे हो तो इतनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें मिल रही है. सो ये भी 8 सही होगा. ठीक है. लेक्चर देखे तो आपने बहुत इजी लग रहा होगा आपको. ये सब नहीं देखे तो जल्दी 2x पे जाके देख लो. ठीक है. सो px दिया है इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 और q इंटू QX. सो px की ऐसी इक्वेशन दी है. और द जीरोज ऑफ px, तो जीरोज ऑफ px की मल्टीप्लिसिटी 1 है. मल्टीप्लिसिटी 1 है मतलब इनकी रेस्ट टू द पावर 1 है. सबकी रेस्ट टू द पावर 1 किसकी है, 1/2 की. सो अगर आप इसका 0 निकालते हो, 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करते हो, सो x आ गया 1/2. ठीक है. सो एक 0 तो यही वाला था, मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 दी थी. x इक्वल टू 5 मतलब x माइनस 5 फैक्टर होगा और x इक्वल टू 5 उसका 0 होगा. जब इसका आप 0 रखोगे तो x इक्वल टू 5 आ रहा होगा. तो x इक्वल टू 5 0 है, मतलब x माइनस 5 एक फैक्टर है, तो उसकी भी मल्टीप्लिसिटी 1 है. और क्या क्या 0 है इसके, x इक्वल टू 2 0 है. ठीक है. x इक्वल टू 2 अगर एक 0 है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 उसका एक फैक्टर होगा. ठीक है. और एक फैक्टर क्या होगा, x इक्वल टू 3/5 है. ठीक है. सो अगर x इक्वल टू 3/5 उसका 0 है, सो उसका फैक्टर क्या होगा, 5x माइनस 3 है ना. इधर मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 0 होगा. और सबकी इनकी मल्टीप्लिसिटी 1 है. ठीक है. ये आपको दिया है कि मल्टीप्लिसिटी उनकी 1 है, सबकी 1 है. सो px को आप कैसा लिख सकते हो, p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 3. सो सबकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो सबकी पावर यहाँ 1 है. ठीक है.
सो ये दोनों चीज हो गई। अब देखो यहाँ हमें px दिया था 2x माइनस 1 x माइनस 5 और qx। तो अब यहाँ से हमने qx की वैल्यू निकाल ली कि 2x माइनस 1 और x माइनस 5 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाइड है, एक मल्टीप्लाइड है x माइनस 2 और एक मल्टीप्लाइड है 5x माइनस 3। सो इसके ऑब्वियसली दो रूट होंगे, एक होगा 2 और एक होगा 3/5। सो क्या इसके है दो डिस्टिंक्ट रूट? हाँ, तो एक है 2 और एक है 5/3। डज नॉट हैव एनी रियल रूट, तो है इसके दो रियल रूट है। सो अब ये जो QX है, जो बच्चा वाला जगह है ना, ये जो QX है इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो ये जाएगा 5x² माइनस 3x माइनस 10x प्लस 6। ये 10 है ना, सो ये है 5x² माइनस 13x प्लस 6। सो ये ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना कि क्यूबिक। सो क्वाड्रेटिक वाला सही हो जाएगा और क्यूबिक वाला गलत हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, b² माइनस 4ac पे। ठीक है, सो ax² प्लस bx प्लस c 0 दिया है और ये ऑब्वियसली 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो ax² 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक की जगह एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो पहले फंक्शन में क्या हो रहा है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। सो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 सुन के सबसे पहले ये चीज चमकना चाहिए कि इसके दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अलग कंडीशन लगा दी है, तो उसको अभी देखेंगे। पर इसके ये समझ आना चाहिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो दो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि जो ये b² माइनस 4ac है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल रूट। ठीक है, तो रैशनल रूट एग्जिस्ट करता है। तो अब देखते हैं कैसे। सो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको याद है। सो b² माइनस 4ac, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, रूट 25 का 5 जिसकी इंटीजर वैल्यू हो जाए रूट लेने के बाद, रूट 16 का 4, रूट 81 का 9। सो ऐसा कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर मान लो, सपोज मैं 25 ले लेता हूँ। ठीक है, अपॉन 2 इंटू a। सो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सो माइनस b, एक बार प्लस वाला ले लूंगा। सो रूट 25 क्या वैल्यू देगा मुझे, एक बार प्लस 5 देगा। सो एक बार प्लस 5 वाला ले लूंगा। सो माइनस b प्लस 5/2 है, और एक क्या होगा माइनस b, एक बार माइनस साइन वाला ले लूंगा। सो माइनस 5/2a। सो देखो अब ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा p/q के फॉर्म में, इसकी वैल्यू जो भी हो माइनस b प्लस 5 की और माइनस b माइनस 5 की, बट ये p/q फॉर्म का है। सो p/q फॉर्म में क्या होता है, जब q 0 नहीं होता है तो a 0 नहीं है तो 2a भी 0 नहीं होगा। सो ये p/q फॉर्म का है, मतलब ये रैशनल है। सो देयर एग्जिस्ट रैशनल रूट, तो एकदम ये सही बात है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो देयर एग्जिस्ट रैशनल रूट। सेकंड वाले में क्या बोला है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल रूट। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मत लो। सो माइनस b प्लस माइनस कुछ भी ले लो, रूट 17 ले लेता हूं मैं। 16 तो परफेक्ट था, 7 नहीं है, 17 नहीं है। तो अब इसको दो फंक्शन में कैसे डिवाइड कर सकते हो, माइनस b प्लस रूट 17/2 है, माइनस b माइनस रूट 17/2 है। तो अब ये रूट की वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो रूट से प्लस है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ रूट है और ये रूट की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। रूट 2 इज इरैशनल, रूट 3 इज इरैशनल, तो रूट 17 भी एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, इसको प्लस भी करोगे तो रूट 17 प्लस समथिंग आएगा तो वो भी इरैशनल ही होगा। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल, सो ये गलत चीज है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट इरैशनल। और b² माइनस 4ac का मतलब क्या है कि कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। सबसे पहले यही चमकना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। सो अगर रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो रैशनल कैसे होगा, एग्जिस्ट तो करना चाहिए रूट, रैशनल तभी तो होगा। सो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल रूट। सो ये वाले तो ऑब्वियसली दोनों गलत हो ही जाएंगे, वो इधर परफेक्ट स्क्वायर हो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो। पर अगर ये कंडीशन b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाती है तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सो ये बाकी दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट दो में आपको रख के देख लेना है। सो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरैशनल बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमने सारे लेक्चर्स में ये क्वेश्चन कर रखे थे। सो आपको बहुत ही फैमिलियर फील हुआ होगा और कॉन्फिडेंस अब हाई हो रहा होगा। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी आने वाले हैं, सो प्रैक्टिस करके जाना है। इसके बाद एक p/q आएगा जनवरी 2024 का, उसके बाद सितंबर 2023 का। और चाहिए तो बता देना, तो हम उसके पहले भी चले जाएंगे। बट 3 p/qs आर मोर देन इनफ टू स्कोर वेरी वेल। ठीक है, p/qs होते हैं टू गिव यू एन आइडिया कि आपका किस तरीके का पेपर आता है। तो आगे का एजेंडा क्या होने वाला है, हम 2 और p/q करने वाले हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा।
सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।